जय हिंद एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश में। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, जो आपके जो RWA चैनल पर जो वीकली लाइव टेस्ट होता है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, उसमें जो मॉक टेस्ट, उस मॉक टेस्ट में जो मैथ्स का पोर्शन होता है उसके हम कुछ सोल्यूशन करने वाले हैं, जो कि मैं बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और मेरे सवाल हल करने के तरीकों को जरूर, अगर आप अपने अप्रोच में शामिल करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से सवाल को हल कर पाएंगे। चलिए, तो अपना जो है बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने जो है अपने लैपटॉप में क्वेश्चन मतलब रखे हैं, उनको देख के जो है मैं यहाँ पे सोल्यूशन करने वाला हूँ। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन की जो जो पिक्चर होगी वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा बाद में। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि यदि 7 अंकों की एक संख्या x 4, 6, 8, y, 0, 5 11 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। संख्या है हमारी, यानी पहला क्वेश्चन। चल जा, क्वेश्चन नंबर पहला है कि 7 अंकों की संख्या कौन सी है। 6, 8 और y, 0, 5। यह 7 अंकों की एक संख्या है जो 11 से विभाज्य है। देखिए, ये क्वेश्चन हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि 11 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। यदि कोई संख्या 11 से विभाज्य के नियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मान लिया ये संख्या जो है 11 से विभाज्य क्वेश्चन में बोला है, तो उसे कैसे हल करेंगे। तो पहले इस संख्या को लिख देंगे 8x 4, 6, 8 y, 0, 5। यदि ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो इनके एकांतर क्रम में जो संख्या दे रखी है उनका पहले जोड़ कर लीजिए। जैसे कि इसमें एक को छोड़कर मतलब एक, जैसे कि x के बाद 6, 6 के बाद y, y के बाद 5। इनको पहले जोड़ लो, यानी x प्लस 6 प्लस y प्लस 5, यानी x प्लस y प्लस 6 प्लस 5। एक तो ये हो गया। और दूसरा सेट हमारा कौन सा है, एक ये 4 से 8 वाला, 8 से 0 वाला, इन्हें जोड़ लो, यानी कि 4 प्लस 8 प्लस 0। ठीक है, हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना होता, इनका डिफरेंस यानी कि अंतर ले लेते हैं, और ये जो संख्या आएगी वो या तो 0 के या 11 के बराबर आनी चाहिए। तो ये संख्या हमेशा क्या 11 से डिविजिबल होगी। चलो इसे हल करते हैं। तो x प्लस वाई प्लस यहाँ से ये कितना होगा 11 माइनस ये 8 4 कितना हो जाएगा 12 बराबर 0 अथवा 11, कोई एक चलेगा। इसके दो वैल्यू संभव हो सकती है, वो मैं आपको आगे हल करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ से x प्लस वाई, ये 11 से माइनस 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा -1 बराबर 0 अथवा 11। एक बार क्या करेंगे, एक बार हम बराबर 0 लेकर देखते हैं। चलो, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 1। यहाँ से x प्लस वाई बराबर अगर हम 11 लेकर देखें तो ये -1 इधर आके प्लस का 1 यानी कि 12। तो हमारे पास x प्लस वाई के दो वैल्यू हैं, एक तो है x प्लस वाई बराबर 1 और दूसरा x प्लस वाई बराबर 12। हमारे ऑप्शन में जो भी आंसर दे रखा होगा वही हमारे उत्तर हो जाएगा। देखते हैं इसमें क्या उत्तर है। इसमें x प्लस वाई बराबर जो है 12 दे रखा है, जो कि ऑप्शन डी है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके दो आंसर पॉसिबल थे, बाकी एग्जामिनर को पता होता कि इनमें से कोई एक ही देना है। तो x प्लस वाई बराबर कितना 12, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो डिस्काउंट से दे रखा है। इसमें बोला है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट के बाद विक्रय मूल्य तथा 20% और 15% की दो क्रमिक छूटों के बाद के विक्रय मूल्य का योग 1995 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या है, पहली कंडीशन देखते हैं क्या है। इसमें बोला कि 35% की छूट, यानी कि 35%। 35% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कैसे करेंगे, 35/100 हो जाएगा। किसी भी परसेंट में दे रखी वैल्यू को हम भिन्न में बदलते हैं तो 100 से भाग करते हैं। तो यहाँ से 35% को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 35/100, तो यहाँ से हो जाएगा 5 से काट लो, 5 सत्ते 5 दूनी, यानी कि 35% की फ्रैक्शन कितनी आई 7/20। इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब है मान लीजिए एमपी यानी मार्क प्राइस जैसे अंकित मूल्य बोलते हैं, और इस पर जो छूट देकर कोई वस्तु बेची जाती तो जिस मूल्य पर बेची जाती है उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो इनका अनुपात आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि कोई वस्तु 20 रुपए की थी और उस पर 7 रुपए की अगर हमने छूट दे दी, यानी 20 में अगर 7 की छूट है तो कितने बेची 13 की। ठीक है, ये कंडीशन नंबर हमारी 1 है।
दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है क्वेश्चन में कि तथा 20% और 15% की दो क्रमिक छूटें दे रखी है। कैसे करेंगे? जैसे कि हमने एमपी हमारा जो है पहली कंडीशन के हिसाब से क्या आया 20, तो 20 पर ही हम एमपी मानकर जो भी है सेलिंग प्राइस निकालेंगे। उसमें बोला 20% और 15% की दो क्रमिक छूट, यानी कि 20% परसेंट को बदलेंगे फ्रैक्शन में, तो 1/5, 5 की चीज पर 1 की छूट, यानी कि कितने बेची 4/5 में, और क्रमिक है तो गुणा करके अगली छूट इसमें से निकाल देंगे, यानी 15% की छूट, 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/20, यानी कि कोई वस्तु 20 की थी, 3 की छूट है तो 17 में बिकी, 17/20। इसे हल कर लो अपना, ये sp2 आ गया, ये sp क्या है, ये sp1 मान लो इसे, ये क्या है sp1 है, ये जो भी आएगा sp2 निकल के आएगा। यहाँ से 20 से 20 पूरा कट जाएगा, और ये 17 चौका 68/5, ठीक है। इसे भाग कर लो तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 13, यानी कि 13.6, ये क्या हमारा sp2 है। फिर क्वेश्चन में बोला है कि दोनों क्रय जो विक्रय मूल्य है उनके योगफल किसके बराबर 1995, यानी कि ये वाला विक्रय मूल्य और ये वाला विक्रय मूल्य जब हम जोड़ दें तो जो ये योग आएगा वो 1995 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। कर देते हैं, तो यहां से हमें sp2 कितना मिला, sp2 ये कितना है 13.6, बाकी हम मिटाल देते हैं, इससे स्पेस भी बनी रहे, है ना। तो sp2 हमारा 13.6, इनको जोड़ लेते हैं, तो 13.6 में 13 जोड़ेंगे तो 26.6, ये बराबर है हमारे किसके 1995 के, ठीक है। कुछ नहीं, अब फिर भाग करना है और गुणा करना है, बाकी अपना आंसर आ चुका है। अब यहां से क्या किससे काटेंगे, ये हम 2 से काट लो, 2 पंजे और ये 13 3, 133 को 1995 में भाग देंगे तो क्या कैसे कटेगा, 133 एकम 133, बचा कितना यहाँ से 66 और 5, 133 पंजे कितना होता है 665 हो जाएगा, ये 5 बार काट रहा है, तो यहाँ से ये जो है 5 इधर चला जाएगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 15 गुणा 5, यानी कि 75, ठीक है। लेकिन हमें इसमें पूछा है कि अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य हमने कितना माना क्वेश्चन में 20, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है 75, 20 की निकालनी तो दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 गुणा 20 बराबर ये हो जाएगा 75 गुणा 2 150, एक जीरो और, यानी कि 1500, यही हमारा उत्तर हो जाएगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है 1500। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि इसमें बोला है कि एक संख्या अपने 1/9 से 64 अधिक है, तो वह संख्या याद कीजिए। इसमें बोला है एक संख्या 1/9 से कितना 64 अधिक है, 1/9, अरे हाँ, तो हमारा क्वेश्चन है कि कोई संख्या, एक संख्या अपने 1/9 से 64 अधिक है, थोड़ी बीच में जो है समस्या आ गई थी, बाकी अपना कंटिन्यू करते हैं। 1/9 से 64 अधिक है, मान लिया कोई संख्या 9 है, कोई संख्या 9 है और ये जो है 9 इस द्विघी संख्या से कितनी अधिक है बताओ, यानी कि एक में हम क्या जोड़ दें कि हमें 9 मिल जाए, तो एक में हम, ये तो हर कोई जानता होगा, क्या जोड़ें 8 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा 9, तो ये संख्या कितनी अधिक है एक से, यानी कि 8 यूनिट अधिक है, तो 8 यूनिट की वैल्यू ही हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 64, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 64, यानी कि यहां से एक यूनिट कितना आ गया, भाग कर देंगे कितना 8 बार में, है ना। 8 संख्या हमने क्या मानी थी 9, तो 9 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से 9 यूनिट कितना आ गया 8 में 72, तो यही हमारा आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बाकी कुछ लोग जो ऐसे हैं इसे एक्स मान के करते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा मतलब सोचने वाली बात है, बहुत ही सिंपल तरीका होता है ये कि जो भी संख्या बड़े में दे रखी है तो उसी को अपनी संख्या मान लेते हैं, और जो भी कम बड़े यानी कम या ज्यादा करके पूछा होता है उसके हिसाब से हम यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्स से करेंगे एक्स से भी हो जाएगा, वो थोड़ा टाइम लेगा, बाकी ये जल्दी हो जाता है इससे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि 14 क्वेश्चन है कि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है, प्रति किलोमीटर पर वह 2 मिनट का विश्राम लेता है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे,
सबसे अच्छा तरीका इसका ये है कि एक जो है पूरा मतलब ड्रॉ करके आराम से चित्र बनाकर जो ये बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। जैसे कि यहाँ इसमें बोला 5 किलोमीटर की बात हो रही है, तो हमें ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर को एक एक किलोमीटर के भागों में बांट लेते हैं, पांच पांच बार, यानी कि 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 3, ये 4 हो गया, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 5। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर, जिसमें यहाँ से यहाँ तक कितना, एक, ऐसी एक, ये एक, ये एक और ये एक, 1 2 3 4 5 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक किलोमीटर चलने प्रत्येक किलोमीटर पर वह 2 मिनट का विश्राम लेता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर चला तो यहाँ से 2 मिनट का विश्राम लिया होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक चला होगा तो 2 मिनट का विश्राम लिया होगा, ऐसे यहाँ पे 2 मिनट का, ऐसे यहाँ पे 2 मिनट का, ऐसे यहाँ पे यहाँ पे भी 2 मिनट का, है ना। नहीं, यहाँ तक तो उसे जाना ही था, यहाँ पे विश्राम, क्या विश्राम लेगा, वो तो पहुंच ही गया, यहाँ विश्राम नहीं माना जाएगा, तो यहाँ के 2 मिनट ये काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक का विश्राम माना जाएगा। तो उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है यहाँ से यहाँ तक, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पर उसके विश्राम कितना, विश्राम वाला समय कितना है, यहाँ से 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, यानी टोटल विश्राम का समय कितना है, 2 2 4, यानी कि 8 मिनट, ठीक है। ये तो हमारा विश्राम का समय आ गया। अब हम ये देखते हैं कि 5 किलोमीटर चलने में बिना विश्राम के उसे कितना समय लग रहा है, और चाल कितनी है, 10 किलोमीटर। तो यहां से हम टाइम निकाल रहे हैं बिना विश्राम के, यानी 5 किलोमीटर जाना है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाना है, तो ये जो आएगा घंटे में आएगा, यानी कि आधा घंटा आ रहा है। तो इसे घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, तो 6 पंजे 30 मिनट। ये समय कैसा है, ये समय जब ऐसा है जब व्यक्ति बिना विश्राम के जाता है तो कितना लगता है, 30 मिनट। फिर उसने बोला प्रत्येक किलोमीटर पर 2 मिनट का विश्राम, तो ये समय हम जोड़ देंगे इसमें, तो 30 और 8 कितना हो गया, टोटल उसे लगने वाला है 38 मिनट का समय। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसानी तरह से इसे समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां जो हमारा है वो सिंप्लीफिकेशन से है। क्वेश्चन अपना पहले उतार लेते हैं, जिसे सॉल्व करने में आसानी होगी। क्वेश्चन है हमारा 42 सही 1/5 डिवाइड बाई ब्रैकेट 36 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 15। मल्टीप्लाई लिख लो या ऑफ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ऑफ दे रखा तो ऑफ ही लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट 24 डिवाइड बाई 8 प्लस का 4/5। इसे हमें हल करना है और अपना आंसर लाना है, ठीक है। कैसे करेंगे, चलिए वो मैं आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 42 सही 1/5 को हल करेंगे, तो इसमें क्या 42 गुणा 5 कर देंगे, यानी कि 210, 42 पंजे कितना है 210 प्लस 1/5 डिवाइड बाई ब्रैकेट के अंदर देखते हैं, तो ये 36, यहाँ से 3 पंजे काटेंगे, कितना हो जाएगा 3 पंजे 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और ये माइनस का 24 में 8 की बात कितनी हो जाएगी 3 प्लस का 4/5, ठीक है। यहाँ से ये 211 हो गया जुड़ के, ये 5 डिवाइड बाई ये 36 और 10 कितना 46 माइनस 5 3 15 4 19/5, ठीक है। 211/5 डिवाइड बाई यहाँ से 46 पंजे कितना होता है 230, है ना। 230 में से कितना 19 घट जाएगा बटा 5। इसी को आगे हल करेंगे तो क्या आएगा 211/5 ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा डिवाइड बाई, अब 230 में से जब 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 211 बटे में कितना 5। अब इसमें क्या है 211 को 211/5 को 211/5 से ही भाग कर देनी है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं, इसमें थोड़ा मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, जल्दी करके जल्दी कर सकते हैं आसानी से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा ये रेलगाड़ी वाला सवाल है। इसमें बोला 360 मीटर रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में याद कीजिए। चलिए सबसे पहले क्या है रेलगाड़ी, देखो डिस्टेंस क्या होता है रेलगाड़ी के केस में,
टोटल डिस्टेंस ये हो जाता है रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन प्लस ये जो ब्रिज होता है यानी टाइम। ये टोटल क्या होगी हमारी, ये होगी टोटल दूरी। स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। ये हो जाता है क्या हमारा स्पीड हो जाता है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना होता है। यहाँ से ट्रेन की जो लंबाई होगी और ब्रिज की जो लंबाई होगी इनका सम कर लेंगे, यानी कि 350 मीटर लंबी गाड़ी है और 250 मीटर लंबा हमारा ब्रिज है। ठीक है, इसको 20 सेकंड में पार करता है। तो ये डिस्टेंस हो गया, ये क्या है, ये समय हो गया। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, स्पीड। तो यहाँ से इसको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 600 और ये बटे में 20, यहाँ से ये 30 बार कट जाएगा। तो हमारी स्पीड कितनी आई है, स्पीड आई है हमारी 30, लेकिन ये किसमें आई, मीटर प्रति सेकंड में आई है। अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलेंगे, इसके लिए आपको एक कंसेप्ट याद करना होगा। जब कभी हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करते हैं, तो इसको जब इसमें चेंज करते हैं तो गुणा किसकी करनी पड़ती है, 18/5। और वहीं मैं आपसे कहूँ कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही होगी इसका उल्टा, यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा और 18 बटे में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें दे रखा है मीटर प्रति सेकंड और हमें लाना किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जब बदलना होगा तो 18/5 की गुणा हो जाएगी। घूम कर दे रहे हैं, बाकी अपना किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर आ जाएगा। यहाँ से ये 30 कट जाएगा 5 से 6 बार, तो 18 की गुणा 6 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन की स्पीड आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो औसत से है, जिसे एवरेज बोलते हैं। तो इसमें बोला है 28 प्रेक्षणों का औसत 53 है, प्रथम 11 प्रेक्षणों का औसत 54 है, अंतिम 18 प्रेक्षणों का औसत 52.5 है। तो 11वें प्रेक्षण का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन हल करने के लिए मल्टी क्वेश्चन, जैसे सबसे पहले हम क्या करें, पास मतलब प्रेक्षण दे रखे हैं तो प्रेक्षण हो जाएंगे एक साइड, प्रेक्षण। ठीक है, ये औसत नीचे लिख रहे हैं। यहाँ से बोला है कि 28 प्रेक्षणों का जो एवरेज है वो कितना, 53, और 11 प्रेक्षणों का 54 है। 11 प्रेक्षणों का कितना है, 54, और बचे हुए 18, यानी कि 18 बचे, तो उनका कितना है, 52.5। देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये कितना 28 और इसमें अगर इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा 29, यानी कि एक ज्यादा हो रहा है। जो ज्यादा हो रहा है उसी का हमें वैल्यू पता करना है। देखिए योग जो होता है वो होता है नंबर ऑफ, मतलब एक्सपेरिमेंट, या प्रेक्षण को एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज से उनके, तो जो सम होगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले का जो है यूज करने वाले हैं। यानी सम कैसे पता करते हैं, सम का सूत्र होता है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट मल्टीप्लाई एवरेज। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम, यानी कि योग आ जाएगा। तो यहाँ से इसका योग निकालेंगे तो 28 के गुणा 53 में करेंगे तो 106 गुणा 14 कर लें, 14 से 84, 4 8 1 1400, यानी कि 1484। इसका सम कितना आ जाएगा, इसका सम आ गया 1484। भाई इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 11 गुणा 54, 11 की गुणा 54 करेंगे तो 4 1 5 4 9 और 1 5, यानी 594, 594। और 18 की 52.5 में, यानी 52.5 का दुगना कितना होता है, 105 गुणा 9, 9 पंजे 45, 4 9, यानी 945। कितना हो गया, 945। इन दोनों को जोड़ लो, 5 4 9, 9 4 13 और 9 5 14 1 15, 1539। यानी कि 1539 में से अगर हम 1484 को हटा लेंगे हमारे पास कितना आएगा, ये हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, और यहाँ से 9 में से 4 गया 5, और 13 में से 8 गया 5, और ये 14 से 14 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 55। तो 55 वो 11वीं संख्या होगी जिसका मान 55 है। ठीक है, 55 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो रेशियो से, इसमें बोला है 2p बराबर 3q बराबर 4s बराबर 5s। तो p q r s का अनुपात ज्ञात करना। 2p बराबर 3, q बराबर 4, p q r सॉरी
4r है ना, 4r बराबर 5s के दे रखा है। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हमें P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S, ये हमें पता करना है। कैसे करेंगे, देखिए आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। मान लिया कोई एक A बटा N है और B बटा M है। मैं आपसे कहूं कि A और B का अनुपात ज्ञात कीजिए, A B का अनुपात बताइए, तो उनके बटे में जो संख्याएं होंगी वही अनुपात हो जाएगा A और B का। यानी A और B का अनुपात क्या हो जाएगा, N अनुपात M। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो ये इस क्वेश्चन में कुछ नहीं हल करने के लिए। जैसे कि क्या है, हम पूरे क्वेश्चन को नहीं देखते, पहले इन दोनों को देखते हैं, यानी कि 2p बराबर 3q देख ले रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, p के बटे में ये वाला 3 इधर आ जाएगा, यहाँ से ये q यहीं पे है, और ये दो वाला मतलब p के साथ जो 2 की मल्टीप्लाई है वो नीचे बटे में आ जाएगा। मैं आपसे कहूँ, मैंने आपको अभी समझाया था कि दो संख्याएं हैं, उनके बटे में जो होता है उसी का वही अनुपात हो जाता है। तो p और q का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2, ठीक है, 3:2, 3:2। तो ऐसे ही करेंगे क्या, तो P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S। यहाँ से P और Q का अनुपात भी क्या आया था, 3 और 2। यहाँ से 3 और 2 की रिलेशन यहाँ से कैसे क्या मिल रही है, यानी कि हमें P की चाहिए, तो P के जस्ट सामने वाला क्या है, ये 3। यानी कि P का अगर हमें रेशियो चाहिए तो मल्टीप्लीकेशन जब बराबर होगी तो Q से जिस संख्या की गुणा होगी वही P का क्या हो जाएगा, रेशियो। और Q का चाहिए तो जिस P से जिस संख्या की गुणा हो रखी है वही Q का मान हो जाएगा। यहीं से Q और R के देख लेते हैं, Q और R का, तो Q का चाहिए तो R वाला, और R के लिए चाहिए तो Q वाला, यानी कि 3। ऐसे ही R और S में देखते हैं, R का चाहिए तो 5 वाला, और S के लिए चाहिए तो 4 वाला, ठीक है। अब ये हमारी क्या है, एक प्रकार रेशियो का सीक्वेंस बन गया। अब इससे आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, एम्प्टी स्पेस जो मतलब खाली जगह बची है, इनमें कौन सी संख्याएं आएंगी, इसका मैं कंसेप्ट आपको बताता हूँ। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, बहुत ही आसानी तरह से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं अगर मेरे कंसेप्ट को आजमाएंगे। जैसे कि इसमें 3 और 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमेशा वो संख्या आएगी जो उसके सबसे नियरेस्ट में होगी, दायां बाएं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2, ये 3, यहाँ पे ये 5, ये भी 5, यहाँ पे ये 4, ठीक है। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आपको बस मल्टीप्लाई कर देनी है और रेशियो ले लेना है। तो सबसे पहले देखने कट क्या कोई संख्या किसी से कट रही है, यहाँ से 2 से कट रही है, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, तो 5 दूनी 10 तियां 30, रेशियो 5 चौक 20, 5 तियां 15, 4 तियां 12। ये अनुपात आ गया संख्याओं का, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इसका ऑप्शन जो है वो डी है, ठीक है। तो इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरह से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये 8वां था शायद, 9वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 470 के 20% का मान 580 के 40% के मान से x% कम है। यानी बात हमें परसेंट में करनी है, तो हमें ओरिजिनल डाटा की कोई जरूरत नहीं। इसमें बोला है 470 का, यार 470 का 20%, ठीक है। ये तो ये बोला, और बोला है 580 का 40% से ये कितना कम है। जब कभी हमें परसेंट में वैल्यू निकालनी होती है तो हम कुछ भी नहीं करते, सबसे पहले रेशियो ले लेते हैं। तो 20% से 40% 2 बार में कट जाएगा, और यहाँ से ये जीरो कट जाएगा, और यहाँ से ये कितना बचा 47, ये 58 दूनी कितना है 116। अब हमें क्या इसमें क्वेश्चन में बोला है कि ये इससे x% कम है, ये 116 से x% कम है, यानी कितना कम है, वही हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। तो 116 से 47 कितना कम है, ये हो जाएगा 53, और 53 और 16, 6 3 9, 6 और 3 9, यानी कि 69 कम है 116। इसकी परसेंट निकाल लो, यही x की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से ये 2 बार काटो, तो यानी 4 बार कट रहा है, तो यहाँ से ये 25, ये 4 दूनी 8 और 4 9 36, 25 की गुणा 69 में करो, तो यहाँ से ये हो जाएगा 25 नेवा 225 के 5, हाथ से लगे 22, 25 छक्का 150 और 22 172 बटा भाग करना है 29 से, ठीक है। यहाँ से 29 को 17 से 25 में भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा
39 पंजे कितना होता है 145, तो ये 5 बार चला जाएगा। यहाँ से 172 में से जब हम 45 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 7 और ये 2, यानी 27 बचा। 27 में इधर 5 आ जाएगा, तो ये कितना 29 नियमा कितना होता है 9 में 81 और 9 दूनी 18, 9 में 81, 9 दूनी 18 और 26, यानी कि 9 बार जाएगा तो 261 बनेगा जाके। यहाँ से 275 में 261 जाएंगे, कितना बचेगा 14 पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये लगभग लगभग कितना जा रहा है, इसे मान सकते हैं हम 5 बार, यानी 59.5 आंसर आने वाला है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे थोड़ा हल्का से कम ही आएगा क्योंकि 145 होता है 29 पंजे, लेकिन यहाँ पे 140, तो लगभग 59.5 आंसर आएगा इसका। ठीक, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है 10वां क्वेश्चन क्या है भाई, इसमें बोला है कि यदि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसानी तरह से इस क्वेश्चन को हल करने का मैं बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा। आप ऐसा तरीका अगर किसी भी क्वेश्चन में लगाएंगे जो इस वैरायटी को, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होने वाला है। कैसे करेंगे, जैसे बोला 33, देखिए सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा चाहिए, आपको लाभ कब होता है। मैं आपसे कहूंगा आपको लाभ प्राप्त हुआ तो कैसे होगा, आपको लाभ जब भी प्राप्त होगा जब आपको मान लिया कोई वस्तु होती है, मान ली सबसे पहले आप क्या करेंगे लाभ प्राप्त करने के लिए, आप कोई वस्तु खरीदेंगे, जो खरीदने के उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, यानी क्रय मूल्य, इसी को क्या कहते हैं क्रय मूल्य। और इस खरीदी हुई वस्तु को यदि आप आगे बेचते हैं यानी कि विक्रय मूल्य है ना, इसे एचपी बोल देते हैं। अगर आपने कोई वस्तु कम में खरीदी है और उसे अधिक में बेच दे तो आपको क्या होगा लाभ, जिसे प्रॉफिट कहते हैं ना, वही तो होगा, यानी कि लाभ हो जाएगा। वहीं अगर आप कोई वस्तु ज्यादा में खरीदते हैं और जैसे कि मान लिया आपने कोई वस्तु 100 में खरीदी और बेची 90 में, तो आपको फायदा होगा या लाभ होगा, जाहिर सी बात 10 रुपए का क्या हो जाएगा लाभ, वो सॉरी हानि, 10 रुपए की क्या हो जाएगी हानि, यानी खरीदी 100 में बेच दी 90 में, तो 10 की हानि हो जाएगी। वहीं आप यहाँ पे क्या 100 रुपए की खरीदे 110 की बेच दी, तो यहाँ पे आपको कितना लाभ होने वाला 10 रुपए का लाभ। तो ये होता है, यानी कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि लाभ में हमेशा जो विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य से अधिक होता है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को हम यूज करके इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इसे बोला है 33 मीटर कपड़ा कोई खरीदा है और 33 मीटर कपड़ा ही बेचा है। 33 मीटर कपड़ा क्या बेचा, 33 मीटर ही कपड़ा खरीदा होगा तभी तो बेचा है ना, सीधी सीधी बात। ऐसा करने पर उसे क्या 11 मीटर कपड़े का लाभ हो रहा है, किस पर विक्रय मूल्य पर, यानी कि एचपी पर। बस इसको हल कर लो यहाँ पे, तो यहाँ से ये एचपी इधर आ जाएगा तो 22 एचपी बचा बराबर ये सीपी उधर चला जाएगा, यानी कि 33 सीपी। यहाँ से सीपी एचपी को रेशियो निकाल लो, सीपी बटा एचपी, यहाँ से ये जाएगा 22 बटा 33, 11 से काट लो तो 11 दूनी 11 3 परसेंट लाभ पूछा है। तो कैसे करेंगे, प्रतिशत लाभ जब भी हम निकालते हैं तो देखते हैं कि कोई वस्तु हमने कितनी अधिक में बेची है, यानी +1, 2 से 3 में बेची तो कितनी ज्यादा बेची, एक ज्यादा बेची 1 रुपए पे। और किस पर बेची, हमेशा क्रय मूल्य पे बेचते हैं, लाभ निकालते हैं तो किस पर निकालते हैं क्रय मूल्य पर। परसेंट लाभ निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से 100 बटा 2 कितना हो जाएगा 50% प्रॉफिट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो मिक्सर एंड एलिगेशन से इसमें बोला 30% पोटेशियम नाइट्रेट के घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट के घोल के साथ मिश्रित किया जाता है तो परिणामी घोल में 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए, तो ऐसा किस रेशियो में यानी कि इनको मिलाया जाए। तो चलिए इसमें एलिगेशन का कंसेप्ट यूज होने वाला है। एलिगेशन अगर आपने नहीं पढ़ा तो सबसे पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद में आप आराम से कर सकेंगे। जैसे कि इसमें बोला है मान लिया कोई दो मान लिए, ठीक है, ए और बी। इसमें बोला पहले में 30% क्या है पोटेशियम नाइट्रेट और दूसरे में कितना है 60% पोटेशियम नाइट्रेट। इसको बनाना कितना है 40%। यहाँ से कुछ नहीं होता, इनका डिफरेंस ले लेते हैं, बड़े में से छोटे को हटा देते हैं। 60 में से 40 घटाएंगे कितना बचेगा 20, 40 से 30 जाएगा कितना बचेगा 10। इनका रेशियो ले लो, यानी कि 0 से 0 खत्म, तो 2:1। यही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई इसमें इतना बड़ा कोई भारी कंसेप्ट नहीं, बस पता होना चाहिए क्या होता है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो अच्छा वॉल्यूम वाला दे रखा है। इसमें बोला है कि दो घनों का घनफल 27 और 64 के अनुपात में है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो हमारा है क्षेत्रमिति से है, यानी कि मेंसुरेशन से। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है घनफल, अर्थात इस घनफल को कहते हैं वॉल्यूम, यानी कि आयतन। इसमें दे रखा है वॉल्यूम V1 बटा V2। किसका दे रखा है, क्यूब की बात हो रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। इनका अनुपात है 27 और 64 का। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई जैसे घन है, ये कोई घन होता है जिसकी प्रत्येक भुजा और प्रत्येक साइड क्या बराबर होती है। ठीक है, कुछ कुल इतने इसमें घन फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल साइड इसमें अगर हम ए साइड मान लें, ए साइड अगर हम मान लें और हमें आयतन ज्ञात करना हो, तो इसका हम क्या करते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं आयतन निकालने के लिए। एक ये रही हाइट, बेस ये रही, और वहीं पे ये हो जाएगी हमारी लेंथ। यानी कि इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लेंथ, हाइट और जो बेस होती है वो तीनों बराबर होते हैं, यानी तीनों की वैल्यू ए होगी, और तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ए क्यूब। यही हमारा क्या हो जाता है, वॉल्यूम, आयतन। तो यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, इसी कंसेप्ट का यूज करना है हमें। यहाँ पे मान लिया कोई B1 है, यानी कि यहाँ पर कोई A1 रही होगी जिसकी पावर 3 करी है हमने। वहीं पे B2 यानी कि कोई दूसरे क्यू में A2 कोई भुजा रही होगी जिसकी पावर 3 करी है हमने, और ये 27 और 64 के बराबर आ गया। यानी कि यहाँ से A1 बटा A2 कितना आ जाएगा, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 3 की पावर, यानी कि 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, और वो 3 की पावर 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी ऐसी। 64 को 4 की पावर 3, तो वो 4, यानी A1 बटा A2 बराबर 3 बटा 4। पूछा इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है। जैसे कि हम आयतन निकालते हैं तो भुजाओं का क्या करते हैं, घन घन करते हैं ना, यानी पावर 3 करते हैं। ऐसी पृष्ठीय क्षेत्रफल जब बात करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हमें निकालना होता है तो पावर 3 ना करके हम पावर 2 करते हैं, यानी कि स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो A1 बटा A2 इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा, यानी 3 बटा 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 9 बटा 16, ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस केस में बोला है, एक पेन ड्राइव को 1452 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है, तो दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जो भी वैल्यू दे रखी है उसकी तो कोई है मतलब अभी जरूरत नहीं है, हमें क्या देख सबसे पहले फोकस करना है परसेंट। 12% का क्या हो रहा है, पहले परसेंट को सबसे पहले हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए मैंने आपको बताया है 100 से भाग करते हैं, तो मुझे डायरेक्ट याद है इसकी, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। 100 से भाग करते हैं फ्रैक्शन में बदलने के लिए, और ये क्या हो जाए 4 पहिया और ये 25। ठीक, तो 12% की फ्रैक्शन क्या होती है, समर के हो जाएगा 3/25। अब जो भी इसमें बोल रहा है हानि या लाभ, वो इसमें हम यहाँ से क्या है परिवर्तन करके आंसर अपना ले आएंगे। इसमें बोला है कि 12% की हानि होती है, तो 12% की अगर हानि यानी कि 25 की कोई चीज है उसमें 3 की हानि है, 3 की क्या है हानि, तो बेची कितने में होगी 22 में, कितने बेची होगी 25 से अगर 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 22। तो ये हमारा क्या है, ये है विक्रय मूल्य। क्वेश्चन में कितना दे रखा है विक्रय मूल्य, 1452, 1452, ये 22 की वैल्यू है। पूछा है क्रय मूल्य क्या था, तो क्रय मूल्य हमने कितना माना 25, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से कुछ नहीं भाग करना है, 11 दूनी और 11 एकम, 11 तीन 11 दूनी, यहाँ से 2 से काट लो, 2 छंग 12, 2 छंग 12, तो यहाँ से 25 छक्का कितना हो जाएगा 150 गुणा 11। ये थोड़ी मल्टीप्लीकेशन करने की विधियां होती हैं जो कि जल्दी कर सकते हैं, मैं इसे बहुत ही जल्दी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जैसे 25 छक्का कितना हो गया 150, जैसे मैंने कैसे किया 66 गुणा 25 है, ठीक है, तो इस 66 को 6 गुणा 11 लिख सकता हूँ मैं, है ना, 25 बटा अब मैं क्या करूंगा 25 की 6 से गुणा करूंगा, तो 25 छक्का कितना होता है 150 गुणा 11 बचा, और 11 की मल्टीप्लाई करने की बहुत ही आसानी विधि होती है, 0 इसमें जोड़ो 5, ये 6 और ये 1650, तो आंसर कितना आएगा हमारा 1650, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप की दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी। ओके, 3 वर्षों में कितनी हो रही है, दोगुनी। जैसे कि कोई धनराशि हमने मान लिया पी से ये 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 वर्ष में कितना हो रहा है 2p, यानी दोगुनी। हम कहें कि पी हमारी धनराशि थी, हो कितनी की 2p, तो ब्याज कितना मिला पी प्लस पी कितना हो जाएगा 2p। यह पी ब्याज कितने वर्षों में मिला है, 3 साल में हमें पी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पी, यानी कि पी मिल रहा है 3 सालों में। तो यहाँ से 3 वर्ष में पी ब्याज मिल रहा है। और वही पूछा है कि कंडीशन में इसमें दे रखी है 52 गुनी, यानी कि ये पी अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी कितने वर्षों में। पी से 52 पी हो जाएगी तो यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा, 51 पी। ठीक है, तो यहाँ से 3 यानी कि 3 वर्षों में ब्याज मिला था पी, और हमें चाहिए कितना 51 पी। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से पी से पी खत्म, और ये ईयर आ जाएगा यहाँ से, यानी कि 3 मल्टीप्लाई कर लो 51 गुणा 3 की, 51 गुणा क्या, 51 गुणा 3 बराबर क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 5 3 15 ईयर्स। यही आंसर हो जाएगा हमारा 153 साल। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा जो है औसत से है। जैसे बोला 13 संख्याओं का औसत 42 है, यदि 14वीं संख्या को शामिल किया जाता है तो औसत 44 हो जाता है, तो 14वीं संख्या याद कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप 2 तरह से कर सकते हैं आसानी से, एक तो ये बेसिक तरीका होता है और ये एक स्मार्ट अप्रोच। पहले मैं आपको जो है इसका बेसिक बताता हूँ। जैसे कि 13 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है इसमें, 13 का जो एवरेज है कितना है 42। यदि इसमें हम एक संख्या 14वीं ऐड कर दें तो हमारा एवरेज कितना हो जाता है 44, है ना। तो 13 गुणा कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 13 चौको 52, यानी 546। ये क्या हो गया सम। यहाँ से एक ऐड करते हैं 13 में तो कितना हो जाएगा 14, 14 का कितना है 44, तो गुणा कर लो 14 चौक 14 चौको 56, हाथ से लगा 5, 14 चौको 56, 5 61, यानी इसमें से इसको घटा लो तो 616 में से 546 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0, और ये 7, यानी 70 वह संख्या है जिसको यदि हम 13 संख्याओं के जिसका औसत 42 है उसमें यदि हम जोड़ दें तो कितना इसका एवरेज हो जाएगा 44। तो 14वीं संख्या कितनी है 70। ये तो इसका कौन सा तरीका है, बेसिक। ठीक है, अब इसका स्मार्ट अप्रोच क्या है, स्मार्ट अप्रोच इसकी क्या है, स्मार्ट अप्रोच चलो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें बोला है 13 संख्याओं का औसत 42 है। 13 का कितना है 42, इसमें एक संख्या हम जब जोड़ देते हैं तो औसत कितना हो जाता है 44। कितना हो जाता है 44 हो जाता है। देखिए जो व्यक्ति मतलब नया मतलब सॉरी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, कोई नई संख्या जो जुड़ी होगी उसमें तो उसका औसत सबसे पहले मान लिया औसत क्या बढ़ रहा है, घट तो रहा नहीं, बढ़ रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं औसत 42 तो रहा ही होगा। मतलब संख्या का मान 42 से तो ज्यादा ही रहा होगा, नहीं रहा होगा, तो 42 तो रहा ही होगा प्लस। यदि संख्या का मान 42 ही रहता तो क्या ये 44 होता, बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने जितने का एवरेज है टोटल का उतनी ही अगर संख्या जुड़ जाए उतने ही बराबर की तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एवरेज हो कितना गया 2, 2 ज्यादा हो गया ना, 42 से कितना ज्यादा है 2, कितने पर पहले 13 थे अब कितना हो गया, एक बढ़ गया यानी कि 14, तो इसकी गुणा कर लो 14, तो 42 प्लस 14 दूनी 28, इसको जोड़ोगे कितना आएगा 70। एक ये तरीका है, तो इसके 2 तरीके हैं, बाकी ये सबसे अच्छा तरीका है, इससे सवाल ज्यादा टाइम नहीं लगता करने में। हमारा अगला क्वेश्चन इसमें जो है वो नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ का थोड़ा कंसेप्ट इसमें मिक्स है। तो उससे हमारा क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 अथवा 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचे। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या लिखते हैं, क्या है 9, 8, 10, 12, 9, 8, 10 और 12 वे संख्या है जिससे विभाजित करने पर किसी संख्या में प्रत्येक मामले में क्या बचता है 3, क्या बचता है हमेशा हमेशा 3 बचेगा रिमाइंडर, यानी कि शेषफल 3 शेष रह जाता है हमेशा। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या है, सबसे पहले इसका क्या ले लेंगे हम एलसीएम यानी कि लासा। तो लासा क्या कैसे लेंगे, हम सबसे पहले सबसे बड़े बड़े फैक्टर देखते हैं। इसमें 2 का फैक्टर देंगे, सबसे बड़ा क्या 8, यानी कि 8 को लिख लेंगे। 3 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या मिलेगा, यानी 3 चौक 12,
हाँ तो तीन ही है यहाँ, तीन तीन 9 है, तो 9 सबसे बड़ा फैक्टर है, तो 9 को ले लेंगे। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, अब 4 तो 2 ही में आ जाता है, 5 इसमें 5 है, 5 गुना 2 यानी 5 आ गया, और कुछ रहा नहीं रहा। तो ये हमारा क्या आ गया इसका एलसीएम, ये क्या आ गया एलसीएम। और इसी एलसीएम में अगर हम 3 जोड़ दें तो वही हमें संख्या मिल जाएगी, यानी कि यहाँ से 8 ने 72 पंजे 360 प्लस का 3, ये हो जाएगा 363। यही आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन कितना है इसका, ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो टाइम एंड वर्क से इसमें बोला है कि एक कार्य को 1140 दिन में कर सकता है और बी इसी कार्य को 2280 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे इस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो यहाँ से ए कितने दिनों में कर रहा है 1140, बी कितने में कर रहा है 2280, इनका एलसीएम कितना होगा, ये हमारा टाइम है। यहाँ पे क्या आएगा एफिशिएंसी, ये क्या है टोटल वर्क, तो 1140 और 2280 का एलसीएम होगा 2280। डिवाइड करो 2280 को 1140 से, 2 ये एक बार काट देगा, तो इनकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 और बी की कितनी है 1। ठीक है, टोटल काम हमारा कितना है 2280, तो 2280 काम कराना हमें ए और बी को दोनों से मिलकर, मतलब दोनों काम ए और बी मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में कर लेंगे। देखिए दिन यानी टाइम जब निकालना होता है टोटल वर्क बटा जब हम इफिशियंसी कर देते हैं तो हमें टाइम मिल जाता है, तो दोनों की इफिशियंसी से मिलाकर हम भाग करेंगे तो हमें दोनों द्वारा दिया गया हमें पता चल जाएगा, यानी कि 2 + 1 यानी कि कितना 3, तो 3 से भाग कर दो, 3 सत्ते 21, 3 छक 18, 760 दिनों में ये दोनों काम कर देंगे आराम से। तो ऑप्शन इसका ए वाला सही है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो डीआई से है। इसमें क्या बोला है कि शुक्रवार की तुलना में शनिवार को पुस्तकालय बी में आगंतुकों की संख्या 20% की वृद्धि हुई एवं पुस्तकालय ई में 40% की कमी हो गई, तो पुस्तकालय बी और ई को मिलाकर शनिवार को आगंतुकों की कुल संख्या क्या है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या बोला, शुक्रवार की तुलना में शनिवार की पुस्तकालय, यानी जो भी हमें गणना करनी है वो शुक्रवार की तुलना में गणना करनी है, और ऐसी तुलना से मैं क्या शनिवार का मान पता करना आ जाएगा हमारा। तो यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार की कोई यहाँ पे वैल्यू की जरूरत नहीं है, हमें फोकस किस पर करना है, सिर्फ शुक्रवार पर। ठीक है, तो शुक्रवार में से बोला है पुस्तकालय बी की बात हो रही है, पुस्तकालय बी और जो भी निकल के आएगा वो शनिवार की बात हो रही है दोनों कंडीशन में। ठीक है, शनिवार, तो इसे बोला है कि शनिवार को पुस्तकालय बी में आगंतुकों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, यानी कि शुक्रवार और बी, पुस्तकालय बी और शुक्रवार यानी 155 में 20% की वृद्धि। 20% की वृद्धि का मतलब होता है 1/5, और 5 में 1 की वृद्धि यानी कि 6/5। ठीक है, ये हो गया। अब ई की बात कर लेते हैं, ई में क्या हो, अब ई में क्या बोल रहा है, ई में देखते हैं, इसमें बोला है कि 40% की कमी हो जाती है ओके शुक्रवार की तुलना में। तो ई वाला देखते हैं, इसमें 140 पहले से दे रखा है, तो 140 में कितनी 40% की कमी, 40% की फ्रैक्शन क्या होती है 2/5, 5 से 2 कम हो गई, कमी की तो बात कर रहा है, तो 2 कम हो गई, कितनी बची 3, यानी 3/5, 3/5, इनको जोड़ लो, इन दोनों को क्या करोगे जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ से पहले काट लो, तो 5 3 5 एकम 6 एकम 6 3 18 प्लस ये हो जाएगा 28, और 28 3 कितना होता है 84, इसे जोड़ लो, तो यहाँ से ये 6 4 10 8 8 16 17, ये 270। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है 270, ऑप्शन सी। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा जो है भिन्न से संबंधित है। इसमें बोला 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलो क्या है 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। देखिए ऐसी भिन्नों को छोटी और बड़ी ज्ञात करने के लिए हमें क्या है
हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले इनमें अंतर कितना है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें। यदि अंतर समान है तो जो संख्या ऊपर सबसे बड़ी लिख रखी है तो वही हमारी बड़ी भिन्न होगी। तो इसमें सबसे बड़ी क्या है, अंतर तो सबका एक एक का है, यानी कि समान है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5/6, ये सबसे बड़ी। और छोटी कौन सी हो जाएगी, 2/3। इसका अंतर क्या हो जाएगा, 2/3। इसका अंतर निकाल लो, 5×3 = 15 और 6×2 = 12, 6×3 = 18। तो यहाँ से 3/18, यहाँ से हो जाएगा 1/6, 3×6 = 18। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी, 1/6, राइट। ठीक है, ये आपको इतना याद करना पड़ेगा कि यदि संख्याओं का अंतर समान है तो जो सबसे बड़ी जो ऊपर होगी संख्या वही उसका सबसे बड़ी संख्या होने वाली है, जो संख्या सबसे छोटी होगी वही सबसे छोटी संख्या होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला है कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया है, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया है और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया है। तो ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले कुल छात्रों की संख्या क्या है। मान लिया कुल छात्रों की संख्या x है, ठीक है, x है। तो इस प्रकार 40 ग्रुप ए को दिया गया है, तो बचा कितना, 60%। 40 दे दिया तो कितना बचा, 60% बचा। 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5 गुणा, आगे क्या बोला है, 75% ग्रुप बी को दे दिया गया, यानी कि शेष का, ये क्या है, ये शेष बचा है, इसका 75% अगर बी को दे दिया गया तो बचा कितना, 25%। और 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। ऐसा करने से क्या हो रहा है, हमें शेष जो बचेगा वो ग्रुप मतलब ग्रुप सी में कितने शेष छात्र बच रहे हैं, इसमें अंक में मतलब नंबर में कितने बच रहे हैं, 12। ये 12 के बराबर आ जाएगा, ये रिमेनिंग की वैल्यू है, कितना बचता जा रहा है, तो वो हमारे 12 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से क्या हमें x की वैल्यू आराम से पता चल जाएगी। तो कैसे करेंगे, 3 चौक, यहाँ से ये 4 चौक 16 पंजे 80, तो टोटल कितने छात्र थे, 80 छात्र थे, यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 24 और 7 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको अगर बेसिक ही अगर पता है तो आराम से क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत ही आसान है। इसमें बोला लंबाई कितनी है हमारी, 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है इसका ये, यानी कि इस कोने से इस कोने तक की लेंथ क्या होती है, विकर्ण। इसमें ये जो आयत होती है, इसके आयत पे जो ये जो लंबाई और चौड़ाई जो मिलती है हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। यदि आप गौर से देखें तो ये क्या बन गया है, ये बन गया है ये समकोण त्रिभुज, जिसमें ये 24 तो ये भी 24। ये तो आप जानते हैं कि आयत के आमने सामने की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये 24 तो ये 24, ये 7 है तो ये भी 7 है, इससे कोई अभी अपना कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ से इस इतने पे गौर करो, ये क्या है, ये है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में कोई दो साइड्स दे रखी होती है, तीसरी निकालनी होती है, उसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। हमें विकर्ण पता करना है, तो विकर्ण मान लिया हमने क्या, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया। तो विकर्ण ए बी अगर ज्ञात करना है हमें तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बी AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये AC कितना है हमारा 24, 24 का होता है 576, ये 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, ये हो जाएगा अपना 576 प्लस 49 625, और 625 का वर्गमूल लेंगे तो हमारा AB के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, AB के बराबर आ जाएगा। AB बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, AB बराबर आ जाएगा यहाँ से 25, क्योंकि 625 जो वर्गमूल होता है वो 25 होता है, 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो ये लेंथ कितनी आ गई, 25, यही विकर्ण होगी। तो विकर्ण की लंबाई 25। ठीक है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज था। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो डिस्काउंट और मार्क डाइज वगैरह उससे रिलेटेड है। इसमें बोला है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 3,835 रुपए है, दुकानदार 20% और 50% की लगातार छूट देता है और ऐसा करने पर उसे 506 रुपए का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बोला है कि 3,835 रुपए का क्या है, मार्क प्राइस, इस पर 20% की छूट, यानी कि 20 की चीज 80 में, 100 की चीज 80 में बेची, 20% की छूट है, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी, 4/5, यानी कि 5 की चीज 4 में बेच दी, और 50% की छूट यानी कि 2 की चीज 1 में बेच दी। ऐसा करने पर ये क्या है, इसका ये SP आ गया, यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, इसे हल कर दो, पहले इसे काटोगे तो 2 बार, ठीक है, और ये 5 से काट लो
5 सत्ते 35 और 5 एक्का 30 और 5 सत्ते 35 गुणा 2, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12 1 13 और 7 दूनी 14 1 15। ये क्या आ गया हमारा विक्रय मूल्य। और इसमें बोला 506 रुपए का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। हमें पता है कि कोई चीज हम खरीदते हैं और बेचते हैं, बेचने पर ही तो लाभ होता है, यानी कोई कोई इसमें मान लिया एन जुड़ता है तो सीपी प्लस एन ही बराबर होता है एसपी के, यानी विक्रय मूल्य के बराबर होता है। अगर हम अपने लाभ को विक्रय मूल्य में से घटा दें, जो हमारा 506 रुपए का हो रहा है, तो हमें क्रय मूल्य पता चल जाएगा अपना। तो यहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य आ गया निकल के, तो इसमें 506 रुपए का जो लाभ है वो हम घटा दे रहे हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। 14 से 6 गए 8 2 और ये 15 1 10, 1028 रुपए, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो साधारण ब्याज क्वेश्चन, साधारण ब्याज से इसमें बोला है 25,000 की राशि 5 वर्षों की अवधि के लिए साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है, तो 5 वर्षों के बाद प्राप्त ब्याज की राशि 1250 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें बोला है कि 25,000, ये क्या है हमारी, ये है हमारी मूलधन जो हमें उधार के लिए दे रखा है, यानी कि 100% की वैल्यू है, गुणा ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है समय गुणा दर। तो समय कितना है 5, दर मान लिया हमने यार पता नहीं, ऐसा करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है 1250 रुपए, यही हमारा ब्याज निकल के आता है। ठीक है, तो इसे हल कर ले रहे हैं, यहाँ से 0 से 100 से ये 100 यानी डबल 0 खत्म, परसेंट से परसेंट ये कट गया, यहाँ से ये 25 पन्ना कितना हो जाएगा 125, और ये भाग दे दोगे तो आर बराबर कितना आ गया 10%। ठीक, 10%, तो ये राइट आंसर है आपका। 10% नहीं हुआ क्या, हाँ भाई यार मैंने 2 जीरो काटी, 1 जीरो ये भी तो बचा, यानी कि 1 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे 10% नहीं 1% की ब्याज की दर आएगी, ये वाला जीरो ध्यान नहीं दिया था, तो 1% ब्याज की दर निकल के आएगी। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि एक बल्लेबाज ने 156 रन बनाए हैं, जिसमें 5 चौके और 10 छक्के शामिल थे, उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़कर बनाया। तो 156 रन क्या है, ये टोटल है, टोटल 156, ठीक है, जिसमें 5 चौके और 10 छक्के, यानी कि 5 क्या है चौके हैं प्लस 10 क्या है छक्के हैं, ये कितना हो गया 20 प्लस 10 छिंगा 60, यानी टोटल कितना 80 रन तो ऐसे हैं जो चौके और छक्कों की मदद से बनाए गए हैं। तो बचे हुए रन कितने, जो बचे हुए रन है वो विकेटों के बीच दौड़ के बनाए होंगे, तो 156 में से 80 घटा लेंगे, कितना बचेगा हमारे पास 76 है ना, और 156 प्रतिशत कितने निकालना है टोटल कितना, ये मतलब विकेटों के बीच दौड़ के बनाए हैं, तो ये 100 से गुणा कर देंगे परसेंट निकालने के लिए। यहाँ से ये 2 से काट लो, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, ये 19 चौक 76, ये 4 3 12, 4 9 36, ये 100 भाग दे दो 1900 की, यहाँ पे हो जाएगा 4 39 दूनी 78 और 78 दूनी 156 होगा ना, 9 चौक 36, 4 3 12, यानी 4 हो जाएगा 156, कितना बचा 34, जीरो आ गया। ठीक है, अब ये कितना जाएगा कितनी बार 27, 8 9 72, 8 3 24 और 7 31, ओके, तो ये 8 बार में जा रहा है, यानी कि 312, कितना बचा 28 बचा, पॉइंट लगाओ जीरो बना लो, तो यार यानी कि 7 लगभग, तो यहाँ से लगभग 48.7% आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का। ठीक है, जो कि हमारा जो है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो लीनियर रेस है, इसमें बोला है 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 500 मीटर से हरा देता है, उसी दौड़ में बी सी को 250 मीटर से हरा देता है, तो ए सी को उस दौड़ में कितने मीटर से हराएगा, यानी कि दौड़ जो है 1000 मीटर की ही होनी है, और उसमें ए के कंपैरिजन में सी हार रहा है कितने मीटर से, ए के कंपैरिजन में वो हमें पता करना है। जैसे कि हम क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से मतलब बेसिक से
हल करना शुरू करते हैं। जैसे ए और बी की बात हो रही है, इसमें बोला ए बी को 500 मीटर से हरा देता है, यानी कि ए दौड़ता कितना 1000 मीटर, तो बी कितना दौड़ पाता है मात्र 500 मीटर। उसी दौड़ में बी सी को 250 मीटर से हरा देता है, बी सी को, यानी कि बी कितना दौड़ा होगा 1000, तो 250 मीटर से हारने का मतलब क्या है, यानी ये 750 मीटर ही दौड़ पाया होगा उतने ही समय में, है ना। तो इसमें ए सी को उस दौड़ में कितने मीटर से हरा देता है, तो इसमें क्या करेंगे हम इसको इसको अगर सेम कर लें तो ए के कंपेरिजन में सी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि ए को तो हमें कितना दौड़ाना है 1000 ही दौड़ाना है, क्योंकि ए के कंपेरिजन में ही बात हो रही है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम इसमें 2 से भाग दे देंगे दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा 500, 500 तो है ही, यानी बराबर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 375। ठीक है, तो यानी कि जितने समय में ए 1 किलोमीटर अर्थात 1000 मीटर दौड़ा होगा, उतने ही समय में 375 दौड़ पाया है सी। तो हरा कितने से, यानी कि 1000 मीटर माइनस 375, ये हो जाएगा 625 मीटर से हारा है। तो 625 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी है। तो इस मॉक टेस्ट के मैंने सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन करा दिया है। अगर आपको सोल्यूशन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो को मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी इसी तरह से आप सपोर्ट बनाए रखें, और आने वाले जितने भी मॉक टेस्ट होंगे जो भी वीकली पीरियड पे होते हैं RWA एप्लीकेशन पे, उनका सभी का मैं सोल्यूशन मैथ्स का बहुत ही शानदार तरीके से कराऊंगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।